हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। तो मेरे गुलाब जामुनों, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के बवाल सीरीज में यानी कि बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम लोग यूनिट 2 खत्म करके बढ़ चुके हैं यूनिट 3 पे। और अपने यूनिट 3 का पहला ही चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है जो कि बिहार बोर्ड के पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और संभवतः इस बार भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है ना। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए आज के पहले ही क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल बोला है कि व्हाट इज एमियोबियोसिस, नेम इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अब कोई भी डिजीज सिम्टम है ना, तो सर कितना डिजीज याद करें? तो बालक डिजीज और उसका सिम्टम तो आपको याद करना होगा। तो इसके लिए एक निंजा टेक्निक भी है अपने पास। क्या है सर वो निंजा टेक्निक? तो वो निंजा टेक्निक ये है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे एक पीडीएफ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, जिसमें कई सारे बैक्टीरियल, वायरस, फंगल डिजीज और उसके पैथोजन लिखे होंगे जो भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत जल्द वो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोला एमियोबियोसिस एक तरीके का इन्फेक्शन है, कहां? इंटेस्टाइन में। कहां है? इंटेस्टाइन में, काउज्ड बाय दी पैरासाइट। और ये किसके कारण हो जाता है? पैरासाइट के कारण। कौन सा पैरासाइट है सर? तो उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइका। क्या नाम है? एंटामीबा हिस्टोलाइका। आगे सुनिएगा। तो बोला इसका सिम्टम क्या है? ये सिम्टम माइल्ड से बहुत ज्यादा एकदम तेज भी हो सकता है। क्या है? स्टोमक पेन, पेट में दर्द होना, वेट लॉस हो जाना, ये इसके कुछ सिम्टम्स है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो बोला हाउ इज रेबीज काउज्ड। रेबीज किस तरीके से हो जाता है, साथ ही साथ हमें बताना है कि सिम्टम क्या है कंट्रोल का और मेजर का, यानी कि हाउ कैन वी कंट्रोल रेबीज, या इसके क्या क्या सिम्टम है। बोला रेबीज एक तरीके का फिटल वायरल डिजीज है, कहिए एक वायरल डिजीज है, और रेबीज जो है काउज्ड हो जाता है रेबीज वायरस, राइबो वायरस के कारण। क्या बोला कि ये टिपिकली ट्रांसमिट होता है। कैसे? जब कोई पागल कुत्ता, पागल बंदर, पागल खरगोश जब काट ले किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को, तो वहां से ये वायरस ह्यूमंस में आ जाता है। सिम्टम क्या है? तो इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन चीजें आएंगी? फीवर, बुखार आ जाएगा, हेडेक, ये तो नॉर्मल है, और जर्नल वीकनेस, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आगे बढ़िएगा तो इसी डिजीज में आगे बोला कि ये सिम्टम बढ़ करके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी है, जो कि आपके न्यूरॉन्स पे असर करेंगे, जैसे कि एंजाइटी, कंफ्यूजन होने लगेगा, है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी से बिल्कुल डर लगने लगेगा, और पैरालिसिस तक काउज हो सकता है। साथ ही साथ कंट्रोल एंड मेजर पे बात करें, यानी कि क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए। तो दोस्तों यहां क्या कहा है कि एनिमल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है ना, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई डोमेस्टिक एनिमल है तो उसको आप इंजेक्शन डलवा करके रखिए, ताकि फर्दर उसके बाइट से या वो आपको कहीं काट ले, न छोड़ दे, तो कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड और अनफेमिलियर डॉग्स, या कहिए अनफेमिलियर एनिमल्स से आपको बच के रखना है, यानी कि जो जंगली जानवर है, जो जंगली का यहां सेंस हुआ, जो बाहर रोड का स्ट्रे जानवर सब है ना, पालतू बिल्ली नहीं है, कहीं बाहर की बिल्ली है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। फिर बोला पब्लिक को एजुकेट करना है कि रेबीज एक रिस्की बीमारी है, तो इससे कैसे बचा जा सके और क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए। आइए आगे अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो कहा क्या, राइट इन ब्रीफ हाउ डिजीज स्प्रेड। बीमारी कैसे फैलती है, इसे आपको बढ़िया से समझाना है। बालक जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं यही याद करोगे, ये सब क्वेश्चन तो कॉमनली तुम डिस्कस करके लिख सकते हो। तो क्या बोला, डिजीज स्प्रेड थ्रू वेरियस वेज, अलग अलग तरीका है जिससे बीमारी क्या होता है, फैलता है। क्या बोला, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब किसी चीज के कोई आदमी बीमार है, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाओगे, तो तुम भी बीमार अगर हो गए तो इसे ही बोलेंगे क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या बोला, फिजिकल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन,
है ना, कोई पर्सन है उसको डायरेक्टली आप टच कर लिए, जैसे उसको टच कर लिए या उसको किस कर लिए या कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी कई सारी डिजीज जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी ट्रांसफर हो जाता है। आगे सुनिएगा, तो बोला इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बोला टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि डोर नॉब्स, सरफेस। एक तो वह डायरेक्ट कि कोई बीमार है, ये बीमार है, इसको छू लिए तो तुमको भी बीमारी हो गया। और दूसरा है कि जैसे कोई बीमार है, वो कोई दरवाजा छू लिया, डोर छू लिया या छींक दिया, है ना, कहीं डोर पे, और वहां उसको तुम टच कर लिए, तो इनडायरेक्टली तुम उसके कांटेक्ट में आ गए, तब भी हो जाएगा ये डिजीज। फिर बोला कंटामिनेटेड फूड, यानी कि गंदा खाना। अब गंदा खाना देखने में ऐसे थोड़ा मिट्टी वाला खाना नहीं, वो जो आप पानी पूरी खाते हैं, जिसमें पता नहीं पानी पूरी वाले भैया कहां कहां हाथ क्या क्या करके और उसके बाद पानी पूरी देते हैं आपको, वो पानी कितना डर्टी होता है ये भी आपको नहीं पता, और मजे से आप पानी पूरी पे पानी पूरी खा रहे हैं भैया, और तीखा और तीखा और तीखा। ये जो तीखा तीखा करके पानी पूरी खा रहे हैं, वो इतना कंटामिनेटेड वाटर है जो आपको पता भी नहीं है। तो बोला क्या, कंटामिनेटेड फूड और वाटर ये कंज्यूम करते हैं हम लोग कंटामिनेटेड सब्सटेंस, जैसे मोमोज खा रहे हैं, है ना, चाउमीन खा रहे हैं, है ना, और क्या ही कहूं मैं, मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, साथ ही साथ पोटैटो चिली है, मंचूरियन है, वेज हक्का नूडल्स है, पिज्जा है, बर्गर है। ये जो ओपन स्ट्रीट फूड से आप खा रहे हैं, जहां मक्खियां आके बैठ रही है, आपको पता भी नहीं है वो मक्खी उस फूड से पहले कहां बैठी थी, ये सब कंटामिनेटेड फूड ही है। समझ में आया? कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या अगला क्वेश्चन कि राइट द काउज कैजुअल ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। आहा आहा हा, शानदार सवाल। बोला टाइफाइड, दो दफा पूछा हुआ सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है। बोला टाइफाइड जो है किस तरीके से होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये सब डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से पहले अगर दोस्तों आप YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को कीजिए लाइक। नहीं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट, पहले लाइक कीजिए तब आगे पढ़ाऊंगा। फटाफट जल्दी से, हाँ चलिए फटाफट पहले लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला, काउजेस क्या क्या है, किन कारणों से टाइफाइड होता है। तो बोला इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई पर्सन है, उसको टाइफाइड है और उसके फीसेस एक्चुअली में स्टूल, बाथरूम को बोलते हैं। तो बोला उस फीसेस का कैसे भी कंटामिनेटेड हो जाए फूड या वाटर से, जैसे कोई बाहर में स्टूल किया, इसीलिए ना सरकार खुले में शौच करना मना किया है, ऐसे ही थोड़े मना किया है, ये सही बात है। अगर कोई एग्जाम्पल, कोई बीमारी, कोई पर्सन कोई बीमारी से इन्फेक्टेड है, वो खुले में शौच करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसी पे मक्खियां लगेंगी और वही मक्खियां उड़ के आएंगी आपके घर में। आप सोच नहीं सकते वो मक्खियां कहां से आई है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना ढक करके रखना चाहिए, बट हम लोग ऐसे ही खुला हुआ खाना कंज्यूम कर लेते हैं। खाने को बिल्कुल कवर करके ढक करके रखिए, क्योंकि ढक के खाना नहीं रखिएगा तो जो मक्खी आपके खाने पे बैठ रही है वो पहले, इससे पहले कहां थी ये आपको नहीं जानकारी है, नाले में थी, कहां थी उसका कोई जानकारी नहीं है आपको। इसीलिए आपका फूड कंटामिनेटेड नहीं हो जाए तो उस फूड को ढक के रखिए। और साथ ही साथ जो बाहर आप खाना खाते हैं, खुला हुआ कुछ भी समोसा ही खा रहे हैं या कोई भी चीजें जो आप ओपन फूड स्ट्रीट स्टॉल से खा रहे हैं, उस सबसे बचिए बेटा। आगे सुनिए, बोला क्या, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, इसमें जो जीव है जिसके कारण होता है, बोला सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरियल डिजीज है, सैल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। सिम्टम क्या है इसमें, तो फीवर हो जाएगा, है ना, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द, और बोला वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी, गंदा पानी या गंदा खाना खाने की वजह से हो जाएगा, है ना। अक्सर बच्चे जो विद्यार्थी उम्र में अभी बच्चे होंगे, जो अपना शहर अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर शिफ्ट होकर के पढ़ रहे होंगे, वो इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, टाइफाइड से। गए भैया, गए पटना पढ़ने, पता लगा पटने में पेट दर्द दे रहा है ना, क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए तो पता लगा टाइफाइड हो गया। क्या हो गया, तो पानी वहां का सूट नहीं किया। अरे पानी सूट नहीं किया, वो पानी कैसा था, कंटामिनेटेड था, उसमें सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया था, इसीलिए क्या हो गया, टाइफाइड, है ना। आगे सुनिए, अगला बोला क्या कि व्हाट आर एलर्जी। एलर्जी क्या है, इसको बढ़िया से ब्रीफ में समझाइए, ये भी 2 बार पूछा हुआ सवाल है। तो आइए यहां हम लोग ध्यान देते हैं। कहा क्या, एलर्जी आर
inappropriate reactions of the immune system to normally harmless substances called allergens। बोला क्या, कोई सब्सटेंस है जो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है अचानक से, लेकिन तुम उस सब्सटेंस के कारण अजीब सा तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है अजीब सा रिएक्शन करने लगा। जैसे कुछ लोग पॉलन ग्रेन फूल सूंघ लेते हैं तो उनको छींक होने लगता है, और फिर इतना छींक होगा कि वो रुकेगा नहीं। किसी लोगों को डस्ट के कारण एलर्जी होता है तो धूल में इतना छींकेंगे कि जिनका हिसाब नहीं है, उनका सांस फूलने लगेगा, है ना। तो यही है एलर्जी। बोला सिम्टम क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि एलर्जन कैसा है ना। बोला इसमें सबसे पहला स्नीजिंग लिखे होंगे कि छींकना, या नाक रनिंग नोज, नाक से पानी आने लगना, या इची आईज, आंख नोचने लगना, स्किन पे रैशेस हो जाना। कई लोगों को क्रीम और वगैरह के जो केमिकल प्रोडक्ट्स है इनसे भी एलर्जी होती है, लगा लेंगे तुरंत स्किन में एलर्जी हो जाएगा, अजीब सा रेड रैशेज हो जाएगा स्किन में, है ना। समझ में आया ना बालक लोग? हाँ या ना, लिख के बताओ हाँ या ना। वेरी गुड। आओ आगे बढ़े। तो आहा, एक और शानदार लाजवाब प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कहा क्या कि ड्रॉ कीजिए एक नीट साफ सुथरा वेल लेबल डायग्राम जो कि टिपिकल एंटीबॉडी को दर्शाता हो, एक एंटीबॉडी को दर्शाता हो ऐसा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। कितना ही सुंदर डायग्राम है। इसमें आपको वाई याद रखना है एंटीबॉडी के लिए। क्या याद रखना है? वाई। लेकिन ये वाई थोड़ा डिजाइन में याद रखना है बालक। क्या बोला है? इधर भी इसको डबल कर दो, इधर भी डबल कर दो, ऊपर नीचे दूगो है तो नीचे दूगो नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा भैया, होगा ही होगा। ये लीजिए, ठीक इस तरीके का डायग्राम है। यहां ध्यान रखेंगे कि इस डायग्राम में एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे। जो फॉरेन बॉडी आ रहे हैं एंटीजन, ये बाइंडिंग साइट होंगे, एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे, एंटीबॉडी इसको न्यूट्रल करेगा। तो बोला ये देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसमें। यहां देख सकते हैं ये चेन लाइट चेन है और ये वाला चेन हेवी चेन है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यहां क्या बोला कि ये जो जुड़ा हुआ है लाइट चेन हेवी चेन ये सब जो जुड़ा हुआ है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कोई दिक्कत नहीं, इस चित्र को 2-3 दफा आपको ड्रॉ करना है, इसके पार्ट्स आपको याद कर लेने हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ें। तो इसी को यहां पे डिफाइन किए हैं, बोला एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये जो साइट है बालक, ये जो जगह है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहीं पे एंटीजन आकर के जुड़ेगा। तो बोला क्या कि वेयर द एंटीबॉडी बाइंड विद द एंटीजन, एंटीबॉडी किससे बाइंड हो जाएगा? एंटीजन से। बोलो किससे बाइंड होगा? एंटीजन से। बहुत सुंदर। फिर बोला लाइट चेन, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन को लाइट चेन बोलेंगे, हेवी चेन लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलेंगे। और अभी मैंने पीछे बताया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड लिंक करेगा चेन को उसको क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। बोलो क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे सुनिए। बोला स्टेम रीजन, बोला एफसी रीजन, द बॉटम पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी दैट इंटरैक्ट विद इम्यून सेल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। जो बॉटम निचला हिस्सा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम रीजन। आइए अगर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े तो बोला डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बताइए एंटीबॉडीज का फंक्शन। ओ माय गॉड, कितना ही सुंदर सवाल। अभी एंटीबॉडी पढ़े फिर फंक्शन भी जान लो। बवाल मचाने के लिए तैयार रहो एग्जाम में बालक, एग्जाम में बवाल मचा देना है ना, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे मिस हो रहा है। आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, बिल्कुल। आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हर चैप्टर का, बिल्कुल। एमसीक्यू हो रहा है, अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, बवाल मचाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल कॉन्शियस होकर के पढ़िए, कहीं भी कोई नुक्ता नहीं छूटना चाहिए। पूरे चीज को कवर कीजिए, हर एक तरीके से पढ़ाई को डन कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप चकाचक बिल्कुल बवाल मचा दे। आइए आगे बढ़े और एंटीबॉडीज पढ़ें। कहा क्या? एंटीबॉडीज, बोला इम्यूनोग्लोबिन हैव सेवरल की फंक्शन। बहुत सारा फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम में। क्या बोला? सबसे पहले तो ये न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। किसको? तो बोला बाइंड करेगा टॉक्सिन से, पैथोजेन से, या ब्लॉक करेगा उनके एबिलिटी को कि वो हार्म कर दे सेल को, ठीक है। तो उनसे बाइंड करके उनको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। आगे सुनो। फिर बोला क्या इसका कहिए आगे क्या फंक्शन है? तो ये कोट भी करेगा पैथोजेन को, या मेक देम मोर इजिली रिकॉग्नाइज, हम आसानी से कर सके,
ठीक है, किसको रिकॉग्नाइज कर सके, जो भी हमारे शरीर में पैथोजन जो बाहर से आ रहे हैं उनको कोट कर देगा ताकि आसानी से इसको हम पहचान सके। एंड इनगल्फिंग बाय फेगोसाइटोसिस से हमारा क्या इम्यून सिस्टम इसको खत्म कर सके। ठीक है, फिर बोला एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रिगर कर देगा, है ना, इसके कारण ट्रिगरिंग कर देगा एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन को जो इंटरैक्ट करेगा और लीड करेगा पैथोजन के डिस्ट्रक्शन को। अगर तुमसे इतना नहीं याद हो रहा हो, तुमको बहुत ज्यादा सर चकरा रहा हो, सर क्या क्या कह रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, सीधे लिखना है कि जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन से बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा, हमारे इम्यून सेल्स को पहचानवाने में हेल्प करेगा कि यही है, इसी को पिटना है। समझ में आया ना? तो ये सारा फंक्शन होगा अपने एंटीबॉडी का। बोला एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिन, जिसको एडीसीसी भी बोलते हैं, बोला टारगेट करेगा इन्फेक्टेड सेल को ताकि उसको डिस्ट्रक्ट कर सके, बर्बाद कर सके। कौन? एनके सेल, जो अपना नेचुरल किलर सेल था, पढ़े होंगे आप लोग। और एग्लूटिनेशन यानी कि क्लंपिंग ऑफ पैथोजन को टुगेदर, एक साथ क्लंप करके उसको आसानी से क्लियर करने में हेल्प करेगा। शॉर्टकट बात बोलो तो हर एक तरीका से एंटीजन को पिटने में हेल्प करेगा कौन? एंटीबॉडी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? हाँ गुड, आगे सुनते हैं। अगला सवाल बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आइए इस टर्म्स को डिफाइन कीजिए। एक बोला है इम्यूनोथेरेपी और दूसरा बोला है कीमोथेरेपी। तो आइए बालक लोग फटाफट से, क्या बोला? इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट, क्या कहा है? ट्रीटमेंट यानी इलाज, दैट यूजेस द बॉडीज own immune system to fight with diseases such as cancer. It can involve stimulating the immune system to work harder or training it to attack specific cell. बोला क्या इम्यूनोथेरेपी क्या है? तो कहा क्या ट्रीटमेंट है, यानी कि इलाज है, दैट जिससे यूज द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल होगा लड़ने के लिए, जैसे कैंसर के डिजीज से या कोई भी डिजीज से हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ रहा है, यही कहलाएगा क्या? इम्यूनोथेरेपी। ठीक, और इसमें तैयार किया जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम को कि खास तरीके के सेल से लड़ना है। फिर क्या बोले हैं? कीमोथेरेपी, इसमें ट्रीटमेंट दैट यूज ड्रग, इसमें ड्रग का इस्तेमाल होगा, है ना, और टू डिस्ट्रॉय रैपिडली डिवाइडिंग सेल, कैंसर में जो सेल बहुत तेजी तेजी से डिवाइड करता है उसको डिस्ट्रॉय करने में के लिए। कॉमनली आपको तो पता ही है कैंसर में यूज होगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सम अदर कंडीशन में भी, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज में भी इसका यूज होता है, बट इन जनरल कैंसर में यूज होता है। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हो। बोलो हाँ या ना, टाइप करके बताओ यस या नो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए यस या नो। एक बार फिर से समझ लो, अगर नो लिख रहे हो तो एक बार फिर से सुनो। क्या बोला? इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट दैट यूज द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, शरीर के ही इम्यून सिस्टम लड़ेंगे, किससे? टू फाइट डिजीज, जैसे कि कैंसर। इट कैन इन्वॉल्व, स्टिमुलेट करेगा, इसमें इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाएगा पहचानवाने में कि ये बीमारी है, इससे लड़ना है हमारे इम्यून सिस्टम को, तो इसको बोलेंगे इम्यूनोथेरेपी। और दूसरा केमिकल फॉर्म्स इंक्लूड किए, इंड्यूस किया जाएगा, दिया जाएगा कि लो लड़ो, किससे? जो रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है कैंसर में, उससे, तो इसको बोलेंगे कीमोथेरेपी। शॉर्टकट, आसान। अब समझ में आया? आया ना समझ में? आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल बोला व्हाट इज वैक्सीनेशन? आंसर इन 2 लाइन, 2 लाइन में लिख के बताइए कि वैक्सीनेशन क्या है। भाई साहब अभी जितना भी सवाल करा रहे हैं किसी कॉपी में लिख के रख लो, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। और आप बेवकूफ नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, इतना इतना समय आप लगा रहे हैं। आप देखिएगा जब आप एग्जाम में बवाल मचा रहे होंगे, आपके अगल बगल के बच्चे जो बैठ के सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, भैया ये तो सिलेबस के बाहर का सवाल है, तब आप मुस्कुरा रहे होंगे अंदर अंदर, ओ माय गॉड, अच्छा था हम बवाल सीरीज से पढ़ करके कंप्लीट कर लिए, अब हम एग्जाम में बवाल मचा देंगे। समझ में आया ना? तो कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं होता, जिसको कहते हैं भैया, विनोद कहेगा ना, आपका विनोद दोस्त जो कहेगा भैया ये क्वेश्चन तो सिलेबस के बाहर से आ गया, तो बेवकूफ
क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से नहीं आया है, क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है और वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, आपने उसको नहीं पढ़ा, आपको वो पढ़ना था, जिसको आपने इधर उधर करके अपना टाइम वेस्ट कर लिया और जो पढ़ना था उसको ढंग से नहीं पढ़ा। तो आइए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला क्या, वैक्सीनेशन को समझाना है। बोला वैक्सीनेशन इज अ वे टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन एक तरीका है बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का, तो क्या, ताकि हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सके एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में, कोई भी खास पैथोजन के अगेंस्ट में, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन, ताकि वो आपको फ्यूचर में अगर वो इन्फेक्शन हो, वो बीमारी हो, तो उससे लड़ने में हेल्प करे। इट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पैथोजन और इट्स कंपोनेंट टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग डिजीज। इसमें क्या करता है, कोई बीमारी का कहिए मरा हुआ रूप या एकदम वीक रूप आपके शरीर में इंट्रोड्यूस कर देगा। वो बीमारी नहीं हो रहा, उसका मरा हुआ या वीक रूप, ताकि आपका बॉडी सिस्टम पहचान जाए कि इसके लिए आपको कौन सा इम्यून सिस्टम क्या करना है, एक्टिव करना है, या कौन सा आपको एंटीबॉडी रिलीज करना है। जैसे एग्जाम आने वाला था, आपने पढ़ाई नहीं, सर आपको एक थप्पड़ दिए, बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम आने वाला, तुम जग गया, ओ माय गॉड, एक ही महीना फटाफट फटाफट पढ़ रहे हो। यही एग्जैक्ट ऐसे ही काम होता है वैक्सीनेशन में भी। वैक्सीनेशन में क्या होता है, तो डिजीज का वीक या कहिए मरा हुआ फॉर्म आपके शरीर में इंड्यूस किया जाएगा, आपका शरीर का इम्यून सिस्टम उसको देखेगा और उसके बाद उससे जान पहचान होगा, उसको पीटने का तरीका खोज लेगा। आइए आगे बढ़े। तो बोला हाउ आर टी एंड बी लिम्फोसाइट फॉर्म, टी और बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं। तो बोला बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से, हेमियोपोइटिक सिस्टम स्टेम सेल से, जो कि बोन मैरो में, ध्यान से सुनिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होते हैं कहां, हेमियोपोइटिक स्टेम सेल से, जो कि कहां होते हैं, बोन मैरो में। सीधे सीधे आप याद रखिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट कहां बनते हैं, बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाता है, वहां से दूसरी जगह चला जाता है थाइमस ग्लैंड में, जहां पे ये मैच्योर होता है। तो शॉर्ट में याद रखेंगे, बी और टी लिम्फोसाइट बनता कहां है, बोन मैरो में, और बी लिम्फोसाइट तो मैच्योर भी वहीं करेगा और टी लिम्फोसाइट वहां से जाके थाइमस ग्लैंड में मैच्योर करेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ोगे तो भाई साहब अगला सवाल बोला कमेंट ऑन इनेट इम्यूनिटी। बताइए इनेट इम्यूनिटी क्या है। क्या बोला, इनेट इम्यूनिटी एक बॉडीज का पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है, बॉडी का पहला लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजन, किसके खिलाफ, बीमारी के खिलाफ। साथ ही साथ इट्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड प्रोवाइड रैपिड नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर से सुनिएगा, बोला इनेट इम्यूनिटी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पैथोजन के खिलाफ। ये प्रेजेंट होता है बर्थ से ही और हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी इंफेक्शन से, लेकिन खास इंफेक्शन से नहीं। बेसिकली इनका काम है माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देना, तो किसी को भी नहीं जाने देना, ये वाला सिस्टम है, सबको रोकेगा, खास वाला सिस्टम नहीं है। बोला क्या की कंपोनेंट है इसमें, तो इसमें क्या होंगे, फिजिकल बैरियर या पड़े होंगे, जैसे कि अपना स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हर जगह होता है, इसका काम है बैक्टीरिया वगैरह को बाहर ही रोकना। फेगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल जो दूसरे सेल को खा जाए, जो अपना बाहर से एंटीजन वगैरह है उसको खा जाए, ये पहचान के नहीं करेगा, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह। एनके सेल नेचुरल किलर सेल, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, ठीक है, और साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो याद रखेगा कि इस सेल को ऐसे पीटना है। समझ में आया, तो ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ। फिर क्या बोला कि दो सिम्टम लिखने हैं एड्स बीमारी के। क्लियर है भाई साहब, इससे आसान क्या ही होगा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आपको तो पता ही है। क्या बोला, इट इज द एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी। एचआईवी का एडवांस स्टेज है ये, है ना, इसमें एचआईवी इन्फेक्शन का सबसे एडवांस स्टेज है कौन, एड्स। बोला इसमें जो है इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। देखो एड्स एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें कुछ होगा नहीं, ना 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 कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समझो इम्यून सिस्टम गायब। अब इम्यून सिस्टम गायब है, अब बुखार लग गया तो बुखारे है, समझ में आया ना, इस तरीके का भयानक समस्या क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे समझ लो कि कोई देश है और उसमें कोई सैनिक नहीं है,
तो कोई बगल वाला पड़ोसी देश कब्जा कर लेगा। तो वैसे ही तुम्हारे शरीर में कोई भी इम्यून सिस्टम नहीं है तो कोई भी बीमारी आके कब्जा कर लेगा तुम्हारे शरीर पे। एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। दो कॉमन सिम्टम है इसके, एक तो है रैपिड वेट लॉस, बहुत तेजी से वेट घटने लगेगा, है ना, तो इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। दूसरा बोला क्या कि फीवर आ जाना या रात में नाइट स्वेट्स, पसीने गिरने लगना, ठीक है, इसमें क्या होगा, लगातार फीवर आते रहेगा और रात में बहुत बुखार के साथ बुखार आया और फिर उसके बाद पसीना गिर रहा है बहुत ज्यादा और तेजी से आपका वेट क्या होने लगेगा, लॉस। ये दो सिम्टम्स है किसके, एड्स के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो बोला व्हाट इज ELISA, एलिसा कह लो, बोला व्हाट इज एलिसा। अब ये एक तरीके का टेक्निक है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है, ELISA, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एम्यूनोसॉर्बेंट एजे, क्या बोला, ये एक तरीके का लेबोरेटरी टेक्निक है जो लैब में किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए सब्सटेंसेस को, जैसे कि एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रोटीन, साथ ही साथ हार्मोन, किसमें, बायोलॉजिकल सिंपल्स के फॉर्म में। कहा क्या कि ये रिलाई करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन को जो एंजाइम लिंक्ड इंडिकेटर्स के थ्रू पता लगाया जाता है, या कहिए टू प्रोड्यूस अ मेजरेबल सिग्नल, एक खास सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का लैब में होने वाला टेस्ट है। आगे सुनिएगा तो अगला सवाल बोला है राइट अबाउट द मलेरियन फीवर एंड इट काउजेस सिम्टम्स, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरियन फीवर के बारे में बताना है, काउज सिम्टम बताना है। इससे पहले कि तुमको कुछ भी मैं बताऊं, याद रखना मलेरिया, क्या याद रखना है, जो मलेरिया है भाई साहब, ये मलेरिया किस तरीके से काउज होगा, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होगा, उसका भी इंफेक्टिव स्टेज है। अब प्लाज्मोडियम का जो इंफेक्टिव स्टेज कह लो स्पोरोजोइड है, इसका लाइफ साइकिल दो जीवों में होता है। हाफ लाइफ साइकिल इसका किसमें होता है, ह्यूमन में, और हाफ लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो में। ध्यान से सुनिएगा, मेल नहीं, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, खून चूसने का काम फीमेल मॉस्क्यूटो का, ध्यान से सुनना, ठीक है। कहा क्या कि मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि बहुत डेंजरस, जिससे तुम्हारे जीवन पे बात आ जाए भाई, तो बोला लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, ह्यूमन में आता है, कौन काट लेती है, तो फीमेल एनोफिलस, है ना, महिला मच्छर जो है फीमेल एनोफिलस, ये काट लेंगी तो मलेरिया हो जाएगा। आइए फिर कहा गया सिम्टम्स पे बात करें तो 10 से 15 दिन टिपिकली लगभग आफ्टर द इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट के बाद इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। क्या होगा भाई साहब इसमें, तो बोला क्या, फीवर एंड चिल्स ऑफन अकरिंग इन साइकिल, बार बार तेज बुखार, बिल्कुल तेज बुखार आ जाएगा बार बार। साथ ही साथ क्या बोला, हेडेक, सर दर्द करेगा, मसल्स आर के जो मसल स्टिफ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्या क्या है, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें मॉस्किटो कंट्रोल बोला कि इंसेक्टिसाइड, थ्रेटेंड बेड नेट, यानी कि बेसिकली कहिए मच्छरदानी लगाइए, साथ ही साथ इंडोर में मच्छर के लिए जो स्प्रे होता है वो छिड़कते रहिए ताकि मॉस्किटो बाइट से आप बच सके, है ना, कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं रहने दीजिए, ठीक है। साथ में इसमें कुछ एंटी मलेरियल ड्रग आता है, क्लोरोक्विनिन वगैरह, इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आगे बोला गिव एन अकाउंट ऑफ काउजेस सिम्टम कंट्रोल ऑफ कॉलेरा, ये भी एक शानदार सवाल कि कॉलेरा के बारे में आपको समझाना है। तो भैया मेरे कहा कॉलेरा, इसका काउजेस इन्फेक्शन क्या है, तो बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा, जो कि यूजुअली कंटामिनेटेड वाटर या फूड, अगेन वही मोमोज, समोसा, पानीपुरी, बाहर का सामान खाइएगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, साफ सुथरा है तब तक ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर है तो ये आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर से इसका ट्रांसमिशन होता है, और इसका जो कई सिम्टम, जाहिर सी बात है कि इसमें डायरिया हो जाएगा, जहां के स्टूल, बाथरूम बिल्कुल राइस वाटर के जैसा बिल्कुल पतला सा होगा, और वोमिटिंग रैपिड होगा, बार बार वोमिट होगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस, मसल क्रैम्प वगैरह होने लगेंगे। चलिए आगे बढ़े तो कहा व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस,
फॉर विच बैक्टीरिया इट्स काउज्ड, राइट अबाउट इट्स कंट्रोल। बोला बालक कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर विच बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के लिए, है ना, कि ट्यूबरकुलोसिस का ये फॉर विच बैक्टीरिया इट इज काउज, कौन से बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हो जाती है और इसका कंट्रोल क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट फॉर्म में जिसको टीबी बोलते हैं, देखने वाला टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। बोला ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें फेफड़ा, लंग्स का ये इफेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ अदर पार्ट्स भी बॉडी के। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कहिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सुस्ताना नहीं है, क्या बोल रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अति उत्तम। आगे बढ़े तो कहा क्या कि कैसे कंट्रोल है, तो अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है, स्पुटम टेस्ट यानी कि जो बलगम होता है, ठीक है, उसके टेस्ट से या चेस्ट के एक्सरे से। साथ ही साथ ट्रीटमेंट है इसका, है ना, एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देगा, इसमें बहुत सारा कोर्स चलेगा, ठीक है, दवा का कोर्स चलेगा, तब जाकर के ठीक होइएगा। वैक्सीनेशन भी है इसके लिए, BCG, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा ये वैक्सीन बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रख के, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए उससे बच करके रहना है। आगे बढ़िएगा बेटा, तो बोला राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी इम्यूनिटी पे एक छोटा सा नोट लिख करके बताइए। तो बोला क्या, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जो है बॉडी का, ये इनिशियल रिएक्शन है फॉरेन एंटीजन से। कोई भी एंटीजन आया, इस पे तुरंत में तुम्हारे शरीर में जो रिएक्शन होगा उसी को बोलेंगे। इट्स स्लोअर देन सेकेंडरी रिस्पांस से तो थोड़ा सा स्लोअर है, विद अ लैग फेज बिफोर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, के साथ लैग फेज इसमें होगा। और IgM एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, सबसे पहले IgM प्रोड्यूस होगा, इम्यूनोग्लोबिन M, फिर इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा मेमोरी सेल को और इनकाउंटर करेगा बैक्टीरिया या कहिए जो भी एंटीजन आपके शरीर में आएंगे उससे, ठीक है। आगे बढ़े तो कहा क्या, कमेंट अपॉन कैंसर इन ब्रीफ। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं कि कैंसर आपको समझाना है, अपने तरीके से लिखिएगा। कैंसर एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें आप कहिए अनकंट्रोल्ड, देखो रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ अ सेल, बहुत तेजी से और बिना अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई सेल डिवाइड किया जा रहा है तो वो कैंसरियस हो जाएगा, ठीक है। और बोला इसमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। नॉर्मल सेल बार बार डिवाइड करेगा, ये अब नॉर्मल सेल जो है ट्यूमर फॉर्म करेगा, जो कि बिगिनिंग में नॉन कैंसरियस होगा, अब बाद में मेलिग्नेंट यानी कि कैंसरियस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये इन्वेट करेगा अपने सराउंडिंग के सेल टिश्यू को, अब खुद के साथ साथ अगल बगल को भी खराब कर देगा। जैसे एक सरी मछली पूरे तालाब को खराब कर लेती है, ग्रुप में एक घटिया दोस्त हो तो सबका आदत घटिया हो जाता है, एक शराबी के लत में सब अच्छा आदमी भी शराबी हो जाता है। इसीलिए जो इन्फेक्शियस चीज है उससे हमेशा क्या रहिए, दूर। आइए बालक आगे बढ़े तो कहा क्या, वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू कैंसर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जेनेटिक, कहिए कि बहुत सारा फैक्टर है, चाहे वो जेनेटिक कहिए म्यूटेशन फैक्टर हो या कह लीजिए कि एनवायरमेंटल हो, एक्सपोजर हो, जैसे कार्सिनोजेन एजेंट, ऐसे एजेंट जिनके कारण कैंसर हो जाए उनको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेन। और साथ ही साथ लाइफस्टाइल चॉइसेस वगैरह से, जैसे छोटी गोल्डफ्लेक या बड़ी गोल्डफ्लेक का धुआं अंदर लेना, अब एक्टिव ही नहीं पैसिव तरीके से भी, है ना, आप अकेले हैं, आप नहीं पी रहे हैं, लेकिन आपका मित्र जो विनोद है वो ले रहा है, अब इसके साथ क्या होगा, धुआं अंदर वो ले रहा है, बाहर धुआं निकाल रहा है, वो तो समझो फिल्टर के थ्रू ले रहा है, तुम तो बिना फिल्टर के ही अंदर ले रहे हो, तो उसके साथ साथ तुमको भी बीमारी, समझ में आया ना। तो इस तरीके से डिजीज काउज हो सकते हैं, ठीक। और ये हमारा आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। साथ ही साथ इसमें एक्चुअली आप ये मत समझिएगा कि सर इतना सारा क्वेश्चन हो गया इसमें तो फिर आप सभी याद करें, अरे भाई साहब सेमी क्वेश्चन है, डिजीज सिम्टम, डिजीज सिम्टम, डिजीज सिम्टम ट्रीटमेंट, समझ में आया ना। अलग अलग डिजीज सिम्टम और ट्रीटमेंट को एक बार देख लीजिए, मलेरिया कैंसर एड्स को अलग से देख लीजिएगा, इन तीनों पे थोड़ा सा लॉन्ग में पूछेगा, बाकी को शॉर्ट में पूछता है इन जनरल या मल्टीपल क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछता है। साथ ही साथ मैं फिर से कह दूं कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। एग्जाम के लास्ट दिनों में आपको ये ना एहसास हो कि ये भी पढ़ लेता तो हो जाता, वो भी पढ़ लेता तो हो जाता। जो करना है, जैसे पढ़ना है अभी पढ़ो,
समझ में आया ना? कोई दूसरा थोड़े आके तुम्हारा पढ़ देगा, हम थोड़े आके तुम्हारा पढ़ देंगे। पढ़ना तो तुमको खुद ही पड़ेगा। पढ़ाई से भाग के कहां जाओगे? कहीं भी जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। समझ में आया ना? तो 12th पास करना है तो प्लेन तरीके से चुपचाप से क्वेश्चन आंसर को कीजिए याद, है ना? एमसीक्यूज को कीजिए प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। जरूर मेरी बात बिल्कुल लिख के रख लीजिए, जरूर आप एग्जाम में बवाल मचा रहे हैं। बायोलॉजी के एग्जाम में 1 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्जाम है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप बवाल एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, अगर आप बवाल क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, तो यही से सवाल रहेगा। आप जान लीजिए इससे बाहर क्या ही पूछेगा। तो बिल्कुल एकदम कंसस होकर के अपने पढ़ाई पे लगे रहिए, बिल्कुल भी एक जरा भी इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करना है, चुपचाप से पढ़ाई करना है ना? और अगर पढ़ते रहिएगा तो आगे बढ़ते रहिएगा। नहीं पढ़िएगा बालक, किसी भी तरीके से अगर तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया तो फिर आपके पिताजी के जूता से आपको कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए चुपचाप से पढ़ाई कीजिए, है ना? और वो मार नहीं इंपॉर्टेंट है। सोचिए आपके पिताजी को या आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनको कितना खराब लगेगा अगर आपका 1 नंबर से भी रिजल्ट रह गया तो। इसीलिए बोर्ड्स के एग्जाम में बवाल मचा के रख देना है बिना किसी डाउट के। समझ में आया ना? तो सीरीज से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।